संत कबीरदास जी, गुरु घासीदास जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, नारायण गुरु जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, मान्यवर कांसीराम साहब और सभी बहुजन समाज के महापुरुषों और संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप समस्त साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। मंच पे आसीन सभी अतिथिगण और सामने बैठे हुए माताओं, बहनों और साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती की अपार शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास बना नहीं सकती। आज जो हमारे समाज के सामने चुनौतियां हैं, जो हमारे समाज का दर्द है, जो हमारे समाज की परेशानियां हैं, अगर उन परेशानियों को हम दूर करना चाहते हैं तो उन परेशानियों के कारण को समझना होगा। जैसा आपको याद होगा, जब तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बौद्ध गया के अंदर, और उन्होंने पंचवर्गीय भिक्षुओं को सारनाथ में पहला संदेश दिया, तो वो संदेश था क्या संदेश था? वो संदेश था, संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का उपाय है। तो जो लोग दुख के कारण को जान जाएंगे, वो कारण के निवारण को जान जाएंगे और उस निवारण को आत्मसात करेंगे, वो दुख से मुक्त हो जाएंगे। दुख का कारण क्या है? राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा, नफरत, ये सब दुख के कारण हैं। इन चीजों को त्याग दो तो आपके जीवन से दुख दूर हो जाएगा। उन चार आर्य सत्यों को समझना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। ये रेफरेंस मैंने इसलिए दिया क्योंकि आज जो समाज का दर्द है, दुख है, परेशानी है, उसके कारणों को समझना बहुत जरूरी है। कारण को समझेंगे तो निवारण को समझेंगे, निवारण को समझेंगे तो उसका उपाय करेंगे, और उपाय करेंगे तो समाज की आज की परेशानियों से मुक्ति पा जाएंगे। इसको समझने के लिए जरूरी बिल्कुल यह है कि हमें अपने इतिहास को पढ़ना होगा, समझना होगा। पहले हमारे दुख के क्या कारण थे, उन कारणों का निवारण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किस प्रकार कितना कष्ट झेलकर किया, अगर हम उसको समझ जाएंगे तो आज के परेशानियों का भी हम निदान निकाल लेंगे। आज पूरा भारत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान से चलता है, लेकिन एक समय भारत मनुस्मृति से चलता था, और मनुस्मृति के अंदर देश के अछूतों, शूद्रों और महिलाओं को पढ़ने लिखने पर, व्यापार करने पर, संपत्ति अर्जित करने पर धार्मिक बंदिश थी। और इस धार्मिक बंदिश के चलते हुए, मनुस्मृति के द्वारा लगाई गई उस बंदिश के चलते हुए हमारे लोग पढ़ाई से, ज्ञान से वंचित रहे, हमारे लोग व्यापार से वंचित रहे, हमारे लोग संपत्ति से वंचित रहे,
और आपको याद होगा गुलामगिरी ज्योतिबा फूले जी ने लिखी, तो उसमें पहले पेज पे एक बात लिखी थी, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, और धन के अभाव में हमारे लोग गरीब हो गए और गुलाम हो गए। और ये जो हमारे समाज का हजारों साल तक इतना बड़ा नुकसान हुआ, ये जो हमारे समाज के लोगों ने हजारों साल की गुलामी झेली, ये अविद्या की वजह से झेली, ये ज्ञान के अभाव की वजह से झेली। लेकिन भला हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने उस दर्द का एहसास किया, और केवल एहसास ही नहीं किया, जो बचपन से दुख उन्होंने झेला, जो अपमान और पीड़ा उन्होंने झेली, वो पीड़ा उस दिन फूट पड़ी जिस दिन 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा के अंदर जिस पारसी धर्मशाला से उनके सामान को बाहर फेंक दिया गया, उनको धमकी दी गई। उन्होंने सोचा अब मैं अपने घर वापस मुंबई जाता हूं, लेकिन ट्रेन छूट चुकी थी, ट्रेन में अब समय था। तो सियाजीराव गायकवाड़ जी द्वारा बनाए गए कमाटी बाग के अंदर वो गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर चिंतन करते हुए रोने लगे। और उन्होंने कहा कि जब मेरा इतना विदेशों से पढ़ने के बाद, इतनी विद्वता हासिल करने के बावजूद मेरा इतना अपमान है, तो मेरे समाज के लोग तो हजारों साल से अपमान झेल रहे हैं। अब मैं अपना पूरा जीवन अपने समाज की गुलामी तोड़ने में लगाऊंगा। और यहां से 23 सितंबर 1917 से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जीवन संघर्ष की शुरुआत होती है। उस इतिहास के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुराने किए हुए संघर्ष के बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि चावदार तालाब आंदोलन, कालाराम मंदिर आंदोलन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का आंदोलन, ब्रिटिश वायसराय की काउंसिल में लेबर मिनिस्टर रहते हुए जो किया, वो सब तो आपको पता होगा, आपने सुना होगा भाषण में। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में तरक्की में जो बाधा थी, हमारी गुलामी का जो कारण था, हम लोग जमीन जायदाद के मालिक क्यों नहीं बन पाए, वो सारी जंजीरें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जब हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोल दिए, संविधान के माध्यम से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमारे लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी, सरकारी नौकरियों में हमारे लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी, एमपी एमएलए बनने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी। उसके बाद वो हजारों साल की गुलामी तोड़ कर गए, लेकिन इस गुलामी को तोड़ने में आपको एहसास होना चाहिए कि उन्होंने अपने 5 में से 4 छोटे छोटे बच्चों को खो दिया, जवानी में अपनी पत्नी माता रमाबाई को खो दिया, और वो ये उम्मीद लगाए हुए थे कि जब मेरे समाज के लोग पढ़ लिख जाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनेंगे, एमपी एमएलए बनेंगे, मंत्री बनेंगे, तो जब मैं अकेला अपने समाज की हजारों साल की गुलामी तोड़कर उनके जीवन में तरक्की का मार्ग बना पाया, जब मेरे ये सारे पढ़े लिखे लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, तो मेरा समाज पूरी तरह आजाद हो जाएगा और तरक्की करके आगे निकल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए नहीं हुआ कि हम लोग जज बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, ब्यूरोक्रेट बने, लेकिन बाबा साहेब के उस रास्ते को आगे बढ़ाने वाले ना बने। हम लोग एमपी एमएलए और मंत्री भी बने, यहां तक कि मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति भी बने, लेकिन हम कौम के लिए गद्दार साबित हुए।
हमने ईमानदारी से अपने उस जिम्मेदारी को निभाया नहीं जो हमको निभानी चाहिए थी। इसीलिए 18 मार्च 1956 को जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आगरा की भूमि में उत्तर प्रदेश में आए तो समाज को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़े दुखी मन से कहा था, मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं इस कारवां को बड़े मुसीबतों के साथ बड़ा कष्ट झेलकर यहां तक खींच के लाया। अब मुझे कोई दुख नहीं रहा जो इसको आगे लेके जाए। ऐ मेरे समाज के लोगों, इस कारवां को आगे लेकर जाओ और अगर आगे ना ले जा सको तो कम से कम पीछे मत जाने देना, इसको यहां रोक के रखना। बल्कि मुझे याद आती है उनकी 5 दिसंबर 1956 की वो रात, जब रात को उन्होंने नानक चंद रत्तू से कहा, है रत्तू काफी देर हो गई, अब तुम भी अपने घर चले जाओ। लेकिन है रत्तू, मुझे लगता है जैसे मैं सालों से सोया नहीं हूं। मुझे लगता है कि मैं पता नहीं कितने दिन और जीऊंगा, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। रत्तू, तुम मेरे समाज के लोगों को कहना, बड़ी मुसीबतों से बड़ा कष्ट झेलकर मैं इस कारवां को यहां तक लेकर आया। मुझे कोई दुख नहीं रहा जो उसको लेकर आगे जाए। कम से कम इस कारवां को यहां तो रोक के रखना। उसके बाद नानक चंद रत्तू ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को उनके सिरहाने पे तकिया लगाकर लेटाया, उनके पैर ऊपर किए और नानक चंद रत्तू वहां से चले गए। लेकिन अगले दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे बीच नहीं थे, वो हमें छोड़कर जा चुके थे। अफसोस इस बात का है कि उसके बाद हम कोई दूसरा डॉक्टर अम्बेडकर पैदा नहीं कर पाए। अफसोस इस बात का है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तो लाखों वकील, लाखों इंजीनियर, लाखों डॉक्टर, हजारों एमएलए, सैकड़ों विधायक और अनेकों मंत्री बनाकर चले गए, यहां तक कि मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति बनाकर चले गए। लेकिन हम सब लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो हमें देकर गए उसमें कुछ नया जोड़ना तो दूर की बात है, जो वो देकर गए हम उसको भी बचा कर नहीं रख पाए। वो भी धीरे धीरे हमारे हाथ से छिन गया। पहले प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, पूरे देश में सरकारी स्कूल होते थे। कोई अमीर हो या गरीब हो, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, आईएएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सभी के बच्चे उन्हीं सरकारी स्कूल में पढ़ते थे जिन सरकारी स्कूलों में मजदूर के बच्चे पढ़ते थे। ज्यादा से ज्यादा टीचर भेदभाव करता तो इतना करता था, अपने बच्चों को आगे बिठा लेता था, हमारे बच्चों को पीछे बिठा देता था। लेकिन जब चौक लेकर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता तो सबको एक जैसा था ना। जब वो सबको एक जैसा पढ़ाता था तो हमारे गरीब बच्चे पीछे बैठकर भी वहां से पढ़ के जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बन जाते थे। हमने इस बात का सर्वे करवाया कि देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अंदर जितने जजेज हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सीनियर जजेज हैं, जितने देश के अंदर सीनियर एडवोकेट्स हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है, सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर है, वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं या प्राइवेट स्कूलों से पढ़े हैं। सर्वे में निकल कर आया 98% सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। इसका मतलब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बहुत अच्छी थी, जो बच्चे मेहनत करते थे वो तरक्की करके आगे निकल जाते थे।
फिर ऐसे कौन से कारण है कि देश के अंदर सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए। जातियों को छोड़ दो, तमाम दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग एकजुट हो जाओ और एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई लड़ो। जो हमारा छिन गया है वो हमें वापस चाहिए। जो बाबा साहेब ने दिया था, जो छिना है वो वापस चाहिए। जो सरकारी कंपनियां बेच दी हैं उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। एक समय इंदिरा गांधी जी ने भी देश के बैंकों का, देश की इंश्योरेंस कंपनियों का जो प्राइवेट होती थी उनका राष्ट्रीयकरण किया है, तो राष्ट्रीयकरण दोबारा हो सकता है। जो सरकारें हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा ना उठा सके, जो सरकारें हमारे लोगों के इलाज का खर्चा ना उठा सके, जो सरकारें हमारे युवाओं को नौकरी ना दे सके, ऐसी सरकारों को निस्ता नाबूद करना। जो सरकारें नफरत फैलाती हैं, धर्म के नाम पे दंगे कराती हैं, हमारे लोगों को बांटती हैं, जो देश के संविधान को बदलने की बात करती है, ऐसी सरकारों को हमें उखाड़ के फेंक देना है। आप लोग तैयार हैं? एक बार सब दोनों हाथ उठा के जो लोग तैयार हैं, जोरदार नारा, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।